है वो है रहता है 5 महीने, जो जुब्बल कोटखाई का है वो रहता है 6 महीने, जो किन्नौर का है वो रहता है 6.5-7 महीने, वहाँ रहता है 8-8.5 महीने। तो उसका जो क्वालिटी आता है वो सारा विदेश जाता है वहाँ के ऑर्चर्ड्स का। तो ये हम हर डिस्ट्रिक्ट का, सोलन का आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का, आपको अगर टमाटर और शिमला मिर्च लेना है या लहसुन, लहसुन सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपका मंडी में बहुत ज़्यादा लहसुन की खेती होती है। आपको सबसे अच्छा स्ट्रॉबेरी कहाँ का मिलेगा, वो आपको पौटा साहब का। हर एरिया का अपना अपना कुछ ना कुछ है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का धान आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, लोकल धान जो यहाँ का रेड राइस है, लाल धान है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको मटर कहाँ मिलेगा, जो सबसे मीठा मटर जिसको बोलते हैं, वो लाहौल स्पीति का। और ऑफ सीजन जब कहीं नहीं होता पूरे इंडिया में, तो सब लास्ट में जो आप कब की बात कर रहा हूँ, ये जब मटर ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट अप्रैल मई में, तो उसके बाद का जो मटर जून जुलाई से निकलना शुरू होता है। देखो हिमाचल में कितना अच्छा है, पूरे साल मटर की खेती होती है, पता है आपको। कोई ना कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ मटर की सोइंग हो रही होती है। जैसे अप्रैल मई ख़त्म होगा, आपको जून में किन्नौर के आसपास निकलना शुरू होगा, फिर थोड़ा देर अब जुलाई में आपका स्पीति में, फिर जुलाई अगस्त में आपका लाहौल में, अगस्त सितंबर में आपका कुल्लू में। ये रोटेशन घूम करके आता है, कभी ना कभी आपका निकलता रहता है हिमाचल से ही। जब आप बंद गोभी खाते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का बंद गोभी जो आप खाते हैं और ऑफ सीजन खाते हैं, वो कहाँ निकलता है, यहाँ आपका बरोट के आसपास, जो बरसात में निकलता है, अभी निकलेगा थोड़े दिनों के बाद। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आलू जो बरोट का आलू है, जब पूरे इंडिया में कहीं आलू नहीं होता है उस सीज़न में, वहाँ कब नहीं होता है, मई जून जुलाई में, तो निकलता है बरोट में आपका। बरोट जानते हैं ना, सुना होगा। तो ये बहुत पिकुलरिटी है हमारे हिमाचल की। बहुत सारी जगह पर आप अगर देखोगे तो एक अलग सा डाइवर्स क्लाइमेट, एक अपने आप में एक कंट्री है ये। इतना है यहाँ, जहाँ कहाँ की मक्की, कहाँ का क्या, कहाँ मतलब कहीं ना कहीं की कोई ना कोई एक चीज़, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वहीं अच्छे क्वालिटी का होता है, उस ग्रो हो रहा है, बट उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं। आपका सीड प्रोडक्शन जो हम सरसों का करते हैं, आप चले जाओ कल्पा वैली, जो आपका किन्नौर से नीचे को जाता है, हमारा सांगला वैली, वहाँ आप जाइए, पूरा का पूरा आपको सारे कंपनी वाले बैठे रहते हैं अपना सीड ग्रो करने के लिए। तो हिमाचल की अपनी पिकुलरिटी है, अपना सब कुछ है, अपना क्लाइमेटिक फैक्टर ऐसा है कि जहाँ एक ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों एक ही दिन होता रहता है। मतलब बर्फ़बारी भी होगी, बारिश भी हो रही होगी और सूखा भी पड़ा होगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आप बरोट से ऊपर चले जाओ, आप वहाँ बर्फ़ भी गिर रहा होगा, इधर आते आते बारिश हो जाएगी, उधर जाके आप देखोगे सूखा पड़ा हुआ है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। और तीनों में अलग अलग क्रॉप है, जो वहाँ हो रहा है वो वहाँ नहीं हो रहा है, जो वहाँ हो रहा है वो वहाँ नहीं हो रहा है। तो ये हिमाचल का है। मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आप लोग कभी भी लाइफ में एग्रीकल्चर से जुड़ेंगे आप अपने घर पे आकर के, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचना कि ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अगर इसमें हम थोड़ा सा स्किल डेवलप कर लें तो यू कैन डू इट। खरड़ के पास सरदार जी हैं, 4 एकड़ में पॉली हाउस लगाया हुआ है। इज़राइल की कंपनी के साथ टर्नओवर है, उनका टर्नओवर नहीं है, मतलब जस्ट हैंडशेक है। टेक्नोलॉजी वहाँ से 4 एकड़ में 4 बंदे नहीं हैं काम करने वाले, सारा मैकेनाइज्ड है, और कम से कम 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनका नर्सरी का सिर्फ, बाकी कुछ काम नहीं है। मैं वहाँ विज़िट किया, उन्होंने मेरे को लेकर के गए थे एक बार, जब हमारे को हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को भेजा गया था कि आप जाइए, उस तरह का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है कि नहीं। और वो भी एक फ़ौजी आदमी, तो उनका भी कहीं किसी से लिंक नहीं। आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे थोड़ा सा एग्रीकल्चर में, और दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, दुनिया का सबसे बढ़िया फील्ड है आपका एग्रीकल्चर। बहुत कुछ करने के लिए है आपके पास, इतने ऑप्शंस हैं आपके पास खुले हुए। तो नर्सरी उसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उनको भी हम लेक्चर यही देते हैं कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा हीन भावना से मत देखा करो। भले आपको डॉक्टर बनने का मन है, इंजीनियर बनने का मन है, बट यू हैव टू गो थ्रू कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा आप, बहुत सारे बच्चे आते हैं नर्सरी देखने के लिए। ये है आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन।
जिसमें हम आप मटर को हम बाहर लगाते हैं, हम मटर को पॉली हाउस में लगाते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में याद रखिए आपके पास सबसे टॉप में खीरा, खीरे की खेती विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड में होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है टमाटर, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है शिमला मिर्च, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन क्रॉप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। ये मेन क्रॉप है जिनकी कल्टीवेशन हम इसमें कहते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं फीलर्स क्रॉप। फीलर्स वो क्रॉप होते हैं कि जिसको जब हमारा पॉली हाउस खाली होता है तो हम क्या करें, तो उसमें हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। उसमें हम मटर ग्रो कर सकते हैं, उसमें हम बीन्स ग्रो कर सकते हैं, फ्रेंच बीन, उसमें हम पालक भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं, जितने पत्ते वाली सब्जी, बंद गोभी, फूल गोभी, हम सब लगा सकते हैं। बट चूंकि मार्केट में इसका प्राइस ज़्यादा नहीं मिलता, और इन वेजिटेबल्स में क्या होता है कि इसको हमको हार्वेस्ट करने के बाद, कटाई करने के बाद सेम डे में बेचना होता है। अगर आपने पत्ता काट लिया पालक का, आज मार्केट में नहीं बेचा, तो आप उसको अगले दिन बेच नहीं पाओगे। बट इन तीनों क्रॉप में जो शिमला मिर्च है, खीरा है और टमाटर है, इन तीनों को अब 15 दिन भी आप अपने घर में रख सकते हैं। इसीलिए इसको मेन क्रॉप कहा जाता है। और कोई भी पॉली हाउस में उसी क्रॉप को हम प्रायोरिटी देते हैं जिसकी कीपिंग क्वालिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ का मतलब है कि कितने दिन तक, जैसे एप्पल ग्रोअर है, एप्पल हार्वेस्ट कर लेता है और उसके बाद उसको डब्बे में ग्रेडिंग करता है, ग्रेडिंग करने के बाद उसको डब्बे में डालता है, डब्बे में डालने के बाद भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक वो मंडियों में भेजता है अपने मन के अनुसार। फिर जब मंडी में चला जाता है वो, तो वहाँ का आड़ती उसको क्या करता है, सारा ले लेता है और उसको अपने कोल्ड स्टोरेज में डाल देता है, और जब उसको मूड करता है तब उसको मार्केट में प्राइस के अनुसार वो बेचता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लाइफ। किसी फ्रूट को, किसी भी उसी चीज़ की सेल्फ लाइफ, उसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी, याद रखना आपने, मार्केट में उसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी जिसकी सेल्फ लाइफ कम होगी। यानी आप चाह के भी पालक 10 किलो नहीं खरीद सकते हैं। खरीदते हैं? क्यों खरीदेंगे आप? आपको आज तो 1 किलो की ज़रूरत है, कल तो वो पालक तो बिल्कुल मुरझा जाएगा, परसों तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। लेकिन 10 किलो आलू आप खरीद लीजिएगा, 10 किलो प्याज खरीद लीजिएगा, 5 किलो लहसुन खरीद लीजिएगा। इसका मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है और इसका प्राइस हर समय हाई रहता है। और जिसकी वैल्यू, जिसको हम रख नहीं सकते हैं, और किसान भी नहीं रख सकता है और दुकानदार भी नहीं रख सकता है, उसका जो प्राइस होगा वो कम होगा औरों की तुलना में। दिस इज़ कॉल्ड, इसीलिए दूध बेचने वाला मजबूर है 50 रुपये लीटर बेचने के लिए, घी बेचने वाला मजबूर नहीं है, खोआ बेचने वाला मजबूर नहीं है, पनीर बेचने वाला मजबूर नहीं है। इसलिए उसने प्राइस उसका ज़्यादा रख रखा है और उसको पता है वो बिकेगा, ठीक है ना। जितने भी मिठाई की दुकानें हैं, हम जाते हैं ना मिठाई खरीदने, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ कितना पुराना मिठाई है किसी ने पूछा है? कभी पूछ करके कभी दिमाग में नहीं आया। सच बताना सर, आपने कितने लोगों ने पूछा है कि ये खोए वाली जो बर्फी है कितने दिन पहले की बनी हुई है? कभी लड़ाई किया इस बात को लेकर के कि कैसे बोल सकते हो कि 4 दिन पहले की बनी हुई है? फिर इसका मतलब जो उसने बोल दिया तो कल की ही बनी हुई है, हो गई कहानी। और वो ताजी है बोलेगा, ताजी किसको बोलते हैं? और वो मिठाई 3 महीना भी पुराना होता है और कोई बदबू नहीं आती है, कोई टेस्ट में फर्क नहीं आता है। कारण शुगर नहीं, एक ही रीजन है ना, केमिकल है ना। ऐसा केमिकल उसमें डाला गया है जिसमें उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा। सिंपल। आप जो दूध निकालते हो 24 घंटे के बाद अगर फ्रिज ना हो, ख़राब हो गया तो फट जाता है। थैली का दूध देखा कभी फटते हुए?
होता है। बहुत रेयर। अगर जैसे उसने 2 दिन लिखा है, तीसरे दिन करोगे तो फट जाता है। फट जाता है, रेयर। मैं भी बोल रहा हूँ वो भी रेयर है। कितने दिन पहले कलेक्ट हुआ होगा ये आप सोचो। आपके पास 3 दिन रहा ना, कब कलेक्ट हुआ होगा, कब उसकी पैकेजिंग हुई होगी, कब आपके पास फिर लौट के आया होगा, फिर आपने खरीदा होगा, फिर आप लेकर के गए। हाँ, उस पे डेट लिखी होती है 2 दिन की बनी। वो तो ब्रेड पे देखा आपने, पहले बार दुनिया में, इंडिया में पहला वे है जिसपे ब्रेड पे 4 दिन आगे का डेट लिखा होता है। लिखा होता है ना, जिस दिन पहुंचता है ना तो 4 दिन बाद तक यूज़ करने के। ऐसी मेरा कहना ये, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है कि हर चीज़ में जब तक केमिकल नहीं मिला होगा तब तक आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। जैसे आप प्रिजर्वेशन, आपको मार्केट में प्राइस लेना है, जिस चीज़ को आप बेच रहे हो उसकी सेल्फ लाइफ होनी चाहिए। मेरा फोकस सिर्फ इतना पे है। सेल्फ लाइफ नहीं है तो आप उसको मजबूर हो जाओगे बेचने के लिए। और किसान को पैसा आता कहाँ से है? किसान को पैसा आता है मार्केट की जो प्राइस रहती है उसी के अनुसार पैसा आता है। इसीलिए कहता है कि एग्रीकल्चर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ग्रोइंग सीड से लेकर के अप टू हार्वेस्टिंग तक, इवन इन मार्केटिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना एग्रीकल्चर में, इसको थोड़ा सा डाउन करता है। इसके बाद आदमी रिस्क नहीं बोलता है, यार इससे अच्छा इंजीनियरिंग कर लेते, क्या नाम है, मैकेनिक की दुकान खोल लेते हैं, एक चावल दाल की दुकान खोल लेते, कौन मत्था मारे उसमें। लेकिन जिसको हॉबी हो जाती है, अगर उसमें पैसा दिखता है कि 1.5 महीने में अगर हम 10 लाख रुपया कमा सकते हैं नर्सरी से, तो वो ये काम सेलेक्ट करता है कि सोचता है कि कुछ ना करें। ठीक है ना। तो ये था हमारा एक जनरल जैसा लेक्चर मैं आपको दे रहा था। कोशिश मेरी यही है कि आपको आज सेंसिटाइज ज़्यादा प्रेशर ना डालें एग्रीकल्चर के बारे में, बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल आप लोग कट ऑफ होंगे, थोड़ी नई बातें होगी, नई टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा आप भी खुल जाएंगे तभी अच्छा भी लगेगा। फिर भी सर 1 मिनट के लिए आप लोग मुझे थोड़ा सा लगे, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही क्लास लेनी पड़ेगी इसके आप लोगों की ना, वेजिटेबल पे है इसलिए चलता रहेगा, बीच बीच में मुलाकात तो होती रहेगी। कोई एक इंटरेस्ट जिस पे आप सोच के आए हो, एक्चुअली मेरे को पहले ही पूछना चाहिए था कि जिस पे आप सोच के आए हो कि मेरे को थोड़ा सा ये सीखना है, कुछ तो होगा आइडिया। हाँ जी सर, कुछ तो सोच के आए होंगे आप। ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि चलो ठीक है ट्रेनिंग में हमारे को भेज दिया या मैंने भर दिया था मैं आ गया। कुछ भी, कोई एक आध आदमी बोलो, मैं सबसे इंडिविजुअली तो नहीं पूछूंगा। हाँ मशरूम के बारे में सब चाहते हैं। 1 मिनट। हाँ इन्होंने मशरूम के लिए बोला, आप नर्सरी के लिए, नर्सरी स्टार्ट करने के लिए, ओके, पॉली हाउस के लिए, ओके, आप सैफरॉन, ओके, हाँ जी सर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी सर, फ्लोरिकल्चर और नर्सरी का, बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि कभी भी स्कूल में भी जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं या हमारे MSc PhD वाले होते हैं उनको भी पूछ लेते हैं कई बार कि तुम्हारा फोकस कहाँ पे है। बहुत लोग बोलते हैं नौकरी है, कई लोग प्राइवेट सेक्टर में, कई लोग बिजनेस इंडस्ट्री में, सीड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। हमें पता है कि जब तक आपका फोकस वहाँ पे नहीं पहुँचेगा तब तक आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे इनको मशरूम की थोड़ी सी है, बिकॉज इट इज़ टोटली अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन। मशरूम को हम ओपन में नहीं करते हैं, जब भी हम इसकी खेती करते हैं तो कमरे के अंदर ही करते हैं। उन्होंने बोला कि पॉली हाउस के बारे में, पॉली हाउस बहुत अच्छी चीज़ है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसका। 1 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस बनाने में आपको 1000 रुपया से लेकर के 2500 रुपया लगता है। 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। अगर आप कितना लंबा पॉली हाउस बना रहे हो वो डिपेंड कर, जैसे 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस आप बना रहे हो तो कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा आपको, कम से कम। दिस इज़ अ कन्वर्जन, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो आप ये देख लो कि गवर्नमेंट 90% सपोर्ट करती है, वहाँ तो बहुत दिक्कत नहीं है। 8 लाख अगर सरकार लगा रही है, 2 लाख हम भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट टोटल इन्वेस्टमेंट करके आप प्रोटेक्टेड पे आना चाहते हो तो मेरे समझ से समझदारी नहीं है। उसके लिए आप क्या करो, आपके पास प्रायोरिटी होना चाहिए कि पॉली हाउस लगाने के बाद मैं करूँगा क्या, प्रोटेक्टेड में करूँगा क्या। ये देखिए एग्रीकल्चर में एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप बिजनेस में पैर रखो एग्रीकल्चर में, चाहे आप खेती में चाहे किसी चीज़ में, तो पहली प्रायोरिटी आपने रखनी है कि हम क्या उगाएं, नहीं क्या बिक रहा है।
मार्केटिंग से शुरू करना है, प्रोडक्शन की तरफ आना है। आप दूध की डिमांड आपके एरिया में है तो आप डेयरी करो। आप डेयरी करके मार्केट ढूंढोगे ना तो आप एग्रीकल्चर में फेल हो जाओगे। ये वर्ल्ड में है। ये एक लाइन का मेरा जवाब है कि आप कोई भी काम करो, मार्केटिंग से शुरू नहीं करना। आपने मार्केटिंग से शुरू करना कि ये मार्केटिंग मैं कर सकता हूँ, फिर मैं प्रोडक्शन की तरफ आऊँगा, फिर मेरे को टेक्नोलॉजी सारी चाहिए कि मेरे को कब कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। डिमांड बेस्ड होनी चाहिए। डिमांड बेस्ड नहीं, वो आपके माइंड में होना चाहिए। आप टमाटर उगा करके बेचने जाओगे ना तो आपको सब लूट लेंगे। आपको पता है कि मेरे को टमाटर बेचना कैसे है। अगर आपको ये स्किल है और आपको पता है कि इसकी डिमांड रहती है, तब आप ग्रो करो किसी भी चीज़ को। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। आप अपने बच्चे के लिए तो करते हो, बच्चे को बोलते हो कि ये वाला ट्रेड सेलेक्ट कर, ये ज़्यादा बेटर है, इसका आजकल डिमांड ज़्यादा है, इसका ये मेडिकल साइंस में जाए, ये इसकी डिमांड ज़्यादा है, ये चीज़ें ज़्यादा। ये आप पहले हर चीज़, तब एग्रीकल्चर में क्यों नहीं, आपको पहले मार्केटिंग देखनी है, तब आपने प्रोडक्शन पे आना। जैसे आप उन्होंने बोला ना कि नर्सरी का, आप नर्सरी का काम के लिए आपको अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 4-5 कनाल से ज़्यादा खेत की ज़रूरत नहीं है। 5 कनाल को जिसने नर्सरी मैनेजमेंट कर लिया, वो 25 लाख 30 लाख का आपका साल का टर्नओवर है, और 5 आदमी को वो अच्छा खासा जॉब दे सकता है, ये गारंटी है। और बिल्कुल हंस खेल करके लोग जॉब छोड़ करके जो आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनकी भी पहली प्रायोरिटी नर्सरी है। नर्सरी की डिमांड अगले 100 साल तक रहेगी, नहीं घटेगा। ये मार्केट घटने वाला नहीं है। ये इतना बड़ा मार्केट है इसको तो मिल नहीं रहा, लोगों को क्वालिटी चीज़ें मिल ही नहीं रही है, क्वालिटी नर्सरी मिल ही नहीं रही है। बट इसमें इन्वेस्टमेंट इनिशियल है। मशरूम का जहाँ तक है, मशरूम के बारे में मैं बताऊँ, इसका है 1 रुपया लगाओ, 2.5 रुपया कमाओ। सिंपल प्रोसेस है। 1 रुपया से आपको 2.5 रुपया लगेगा। जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे मशरूम उगाने के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपये का बैग आपने मशरूम का रख लिया अपने कमरे में, तो आपको 2.5 लाख के करीब आपको 3 महीने में मिल जाएगा, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है। फ्लोरिकल्चर की बात है, अगर आप ओपन में फ्लोरिकल्चर करते हैं तो ओपन में फ्लोरिकल्चर का आपको पता है कि हिमाचल में अगर आप हैं तो हिमाचल में बहुत सारे देवी देवता का घर है। ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, चामुंडा माता, वैष्णो, जो भी है आपको बहुत सारे हैं, कांगड़ा देवी, ये भी सब कुछ है। वहाँ लाखों लोग आते रहते हैं। अगर आप ओपन में करते हो, आप अगर रोज बेचने वहाँ जाओगे ना तो नहीं बिकेगा, आपको वहाँ गेंदा ही बिकेगा। तो आप जब भी आप अगर फ्लावर की तरफ जाते हो तो आपने उसी तरह की कल्टीवेशन करनी है। आप देखो, आप चैल के पास, जो सोलन के पास चैल एरिया है ना, चैल में जो कल्टीवेशन फ्लावर की हो रही है, लोग सारे प्रोटेक्टेड में कर रहे हैं। वो कौन सा फ्लावर है? जो सारा कट फ्लावर जाता है, जो फूल भगवान पे नहीं चढ़ता, वो घरों में जाता है, लोगों के शादी विवाह में जाता है। वो सारा फूल जो है वो वहाँ वो कट फ्लावर के रूप में चंडीगढ़ या दिल्ली या और अदर कंट्री को भी जाता है उनका। जो चैल के पास है, पूरा का पूरा गांव पॉली हाउस से प्रोटेक्टेड और क्या एग्जॉटिक फ्लावर लगा रहे हैं वो, जिनकी सेल्फ लाइफ कम से कम 1 महीना 1.5 महीना है। एक बार कट कर दिया, 1 महीना 1.5 महीना तक वो आपके वास में रहेगा, आपके गमले में रहेगा। वो इतना अच्छा फ्लावर है वो। लोकेशन बेस्ड है ना? बिल्कुल नहीं, प्रोटेक्टेड में आपको लोकेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रोटेक्टेड में आ गए ना, जैसे मान ले कोई भी फ्लावर कोई भी कल्टीवेशन आप कर रहे हो, मान ले सपोज आप जरबेरा का कल्टीवेशन कर रहे हो, सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल इंडिया में जरबेरा का है, जरबेरा बहुत ज़्यादा चलता है। तो जरबेरा के कल्टीवेशन के लिए देयर इज नीड ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। उसको गमले से बाहर लगाओगे ना, सॉरी प्रोटेक्शन से बाहर लगाओगे खेत में, उसी क्यारी में अलग, खाली प्रोटेक्ट मतलब नर्सरी पॉली हाउस से अलग हटके, तो उसमें ग्रोथ नहीं आएगा, चाहे कितना भी आप सेवा कर लो, और फ्लावर की वो क्वालिटी नहीं आएगी। प्रोटेक्टेड में सर ऐसा है कि वो एनवायरनमेंट जनरेट करना पड़ता है। आपको पता होता है कि मेरे को 32 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए, 80% ह्यूमिडिटी चाहिए, सब कुछ आपके पास कंट्रोल में होता है। ऐसे भी पॉली हाउस हैं जिसमें एक बार फिट कर दिया जाता है। अभी आप इजराइल अभी आप IRI वगैरह जाएंगे तो अब तो खैर बहुत सारे हैं। आपके IS एक मेरे को फ़ोन करते थे चंडीगढ़ में जो लगे हुए थे, तो वो उनका उधर ही था, हरियाणा साइड में कहीं पर था उनका पॉली हाउस। तो उन्होंने पॉली हाउस बहुत सारे बना रखे थे, उनका सारा ऑटोमेटिक था। एक बार फिट कर दिया कि मैंने टमाटर लगा हुआ है, अब उसके बाद उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कब की प्लांटिंग सारा डाटा फिट कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटिक टेम्परेचर डाउन होगा,
ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक फीडिंग होगी, ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन चलेगा, कितना हवा उसमें डालना है, कितना ह्यूमिडिटी को निकाल देना है, सब कुछ ब्लोअर सब लगे हुए हैं, सब ऑटोमेटिक है। तो इतनी इनकम हो जाती है सर उससे? बिल्कुल माना करोड़ों सर। उस पर ही लगाया सर आप देखो ना, एग्रीकल्चर को यही एक सबसे बड़ा मिथ है। एग्रीकल्चर को बहुत छोटे से समझिए आप। एक कनाल आप कनक लगाते हैं तो एक कनाल में 5 किलो कनक लगता है, 5 किलो ही खाद लगता है, ट्रैक्टर चलता है, बहाई करते हैं, फिर 7 से 8 इरिगेशन देते हैं, फिर आपका कनक तैयार होता है। कनक में एक कनाल में कितना प्रोडक्शन होता होगा? एक कनाल में 1 से 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल मैक्सिमम। अगर पंजाब एरिया में चले जाओ तो 2 क्विंटल तक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 से 1.5 क्विंटल अगर हो सकता है। मतलब 3 क्विंटल भी रख लो आप। 3 क्विंटल का दाम कितना हो गया? आजकल कनक का रेट क्या है? 3,000 आज के डेट में। तो 9,000 रुपया, बहुत होगा तो 9,000 रुपया। अगर 3 क्विंटल, वो भी सबका होगा तब। मैं कि जनरल बोल रहा हूँ, 1.5 से ज़्यादा नहीं होता है। 2 क्विंटल रख लो आप एक एवरेज, कि अगर 2 भी रखते हो तो 3 दूनी 6,000 रुपया। तूड़ी का दाम सबको अगर बेचोगे तब मिला जुला करके 5-6 हज़ार रुपया। लेबर इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जोड़ोगे ना, तो आप कभी भी फायदे में नहीं हो। उससे ज़्यादा खर्चा है। इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपका इंटेंसिव उसमें जुड़ा रहना, कटाई बहाई से लेकर बोरी में भरना से लेकर के सुखा करके फिर उसको बोरे में डालना, फिर उसको मंडी में ले जाना। अगर आप एक कनाल में मूली लगाते हो, सबसे सस्ता चीज़ है मूली। एक कनाल में 250 ग्राम बीज लगता है, बहाई कर दो आप, मेड़े बना दो आप और उसमें मूली लगा दो आप। 40 दिन के बाद उसकी हार्वेस्ट होगी। वो क्रॉप कितनी चलती है? 6 महीना कनक। और ये कब चलेगा? आप लगाओगे और 1.5 महीने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। कितना प्रोडक्शन आएगा? एक कनाल से कम 15 क्विंटल, 10 से 15 क्विंटल मूली का आता है। और मार्केट में रेट कितना भी कुछ कर लो आप, तो कम से कम 10 से 15 रुपये किलो से, कभी अभी तो 30-40 रुपये भी हो गया था बीच में। 15 रुपये से कम का अभी आज के रेट में, जैसे आपने 3,000 बोला ना, उसी तरह से 15 से 20 रुपये आप रख लो, एक किसान को मिलता है। तो आप देख लो ना कि अगर आप 2,000 रुपये क्विंटल की बात कर रहे हो, तो 10 क्विंटल भी अगर आपका मूली हुआ तो 10 दूनी 20,000 रुपया। आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 1.5 महीने में आपकी खेत खाली हुई, दूसरे क्रॉप के लिए भी तैयार हो गया। जितने में आपने एक क्रॉप लिया उतने में आपने 2-3 क्रॉप ले सकते हो। तो मूली लगा करके तो आप सोच लो ना कि 1.5 महीने में आप पैसे को, बैंक में 90 महीने में दुगना होता है, यहाँ तो हर 3 महीने में आप अपने पैसे को दुगना कर सकते हो। एग्रीकल्चर तो इतना बड़ा बैंक है ना, इतना इंटरेस्ट कोई नहीं दे सकता। इतना इंटरेस्ट कोई, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिटकॉइन, ये कॉइन नहीं दे सकता। इतना एग्रीकल्चर में इतना इंटरेस्ट है। 1 लाख लगा करके 2 लाख बनाने में सिर्फ 3 महीने लगते हैं। किसी भी क्रॉप में आप चल जाओ, अगर आपने बढ़िया से मैनेज किया है। फिर भी कहते हैं कि यह फ़ायदे का सौदा नहीं है। कैसे बोल सकते हो आप? आपने जैसे बोला ना कि बिकता है। शिमला मिर्च जो पीली वाली शिमला मिर्च है वो 300-350 तक भी चली जाती है। और कभी कभी रेड कैप्सिकम जो है 400 रुपये तक भी चली जाती है। 200 से नीचे तो कभी आता ही नहीं है। बिकता भी है और लोग खरीदते भी हैं, लोग खाते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं। लेकिन आप कभी मनी माइंडेड अगर आदमी हो तो आप कभी ये एग्रीकल्चर को इस चीज़ से जोड़ के देखना। आपने कोई भी दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री 3 महीने में आपके पैसे को दुगना नहीं करके दे गई एग्रीकल्चर से। और ये वाइट मनी आपकी होगी। इतना एग्रीकल्चर में फ़ायदा है। किसी भी एग्रीकल्चर को लेके चले जाओ, अगर आप सही तरीके से करते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर कल्टीवेशन कर लिया, 10 कनाल में अगर आप गेंदा लगाया ना तो 10 लाख रुपया लगाने का खर्च, 10,000 रुपया भी नहीं आएगा। इतना पैसा है इसमें। लेकिन हमारी जो मेंटल सेटअप है ना बैंक में पैसे रखने की ना, वो दिमाग में बैठ गया है कि उस पर कुछ ना कुछ आ रहा। 7% पे हम दुनिया लुटा देते हैं, 8% पे दुनिया लुटा देते हैं। कभी एग्रीकल्चर को इस नज़र से देख करके, तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि हम पढ़ाने के लिए, आपने बोलना हमने पढ़ा के चले जाना था। लेकिन जब तक आपका माइंड मेकअप उधर को नहीं जाएगा तब तक आप कोई पूरी 4 महीने क्लास लगाओगे जो आएगा नहीं। मैंने बोला ना कि 3 महीने में इन्होंने सोचने लग गए। मैंने बोला 1 लाख रुपया लगाओगे 2.5 लाख रुपया बन जाएगा। कौन बैंक आपको दोगुना करके देता है भाई? 3 महीने में मशरूम से 100% दुगना तो कहीं गया ही नहीं। फिर भी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि उनको अभी तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं, ये चीज़ें समझाया ही नहीं, ये समझ ही नहीं पा रहे। हम तो बेसिक टमाटर को ऐसे लगाओ, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वो तो हम करने के लिए आए ही हैं, क्योंकि 4 महीने का टाइम है, हम तो सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले माइंड तो सेटअप करो ना। आप आर्मी में जाने से पहले आपको पहले पैट्रियोटिक बनना पड़ता है, देशभक्त बनना पड़ता है कि मैं वहाँ गोली खाने के लिए तैयार हूँ, है ना। जब तक आपका ये जज्बा नहीं होगा तो आप तो वहाँ से लौट आएंगे। तो पहला जज्बा तो यही कूट कूट के भर दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें आपके दिल में कभी आनी ही नहीं चाहिए। जैसे आप ज़रा सा मैंने बोला, आप लोगों ने रिएक्ट किया कि नहीं सर ये तो मेरा होता ही है, हम तो देशभक्त होते ही हैं, तो अच्छी बात है ना। दिस इज थिंग। एग्रीकल्चर को भी क्यों नहीं मानते आप लोग कि इसमें भी पैसा कमाया जा सकता है और बहुत पैसा है इसमें। हाँ, सेक्टर ढूंढने की बात है कि मैं क्या करूं। ये आपके ज़रूरी नहीं है, वो बेवकूफ़ होते हैं जो अपना पैसा लगा करके बिजनेस करते हैं। एग्रीकल्चर भी ऐसा ही कहता है। फिर आप सोच रहे हो कि लोग खुदकुशी क्यों कर लेते हैं, लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, चाहे महाराष्ट्र की बातें आती है, क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट अगर आपके पास ठीक नहीं है, आप पैसा लगाना, पैसा कमाने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ती है, या तो आप पैसा कमाओगे और या पैसा बचाओगे, दोनों में आप ही का फ़ायदा है। जिस आदमी को पैसा कमाना नहीं सीखना है, जिस आदमी को पैसा बनाना है, किसान यही नहीं सीख पा रहा है पैसा बचाना कहाँ है। जिस दिन बचाना आ जाएगा ना, अपने आप एग्रीकल्चर में फ़ायदा होने लगेगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, वो अपने मैन पावर को कभी जोड़ता ही नहीं है कि मेरी भी दिहाड़ी 500 रुपये 1000 रुपये मेरी भी तो बनती है, दिन भर मैं भी तो लगा रहता हूँ। जिस दिन वो ये जोड़ने लग जाए ना, तब उसको लगेगा कि मैं घाटे में हूँ कि फ़ायदे में हूँ। तो ये एग्रीकल्चर है सर। हम ट्रेनिंग जो देते हैं यहाँ पे बेसिक कोर्सेज ऐसा है कि जो ये 4था या 5वां ग्रुप है आप लोग का शायद, तो उसमें 1-2 दिन तो हम एक्लेमेटाइज करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा उनके दिमाग में एग्रीकल्चर के प्रति जो थोड़ी है वो ज़रूर आए। अदरवाइज़ तो आपको हम किताबी बातें पढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर आप समझने की कोशिश। जैसे मुझे भी अच्छा लगा, एटलीस्ट कम से कम इतना सोच के तो आए, या इतना सोचा तो है कि नर्सरी में कर सकता हूँ मैं। इसी रोड पे आपको 10 नर्सरी वाले मिल जाएंगे, फ्लावर नर्सरी वाले, कुछ नहीं करते हैं। कलकत्ता से प्लांट मंगवाते हैं, बेंगलोर से प्लांट मंगाते हैं, अपने पास रखते हैं, लोग बेचते हैं। 10 रुपये का प्लांट 500-700 में बेचते हैं। 10 रुपये का प्लांट भी इतना सस्ता है। बेचने का टेक्निक होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, नहर के किनारे, नालियों के किनारे, आपका खड्ड के किनारे, सब इधर बैठे मिल जाएंगे ओपन में। न कोई दुकान है, न कुछ है, न कुछ है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। तो सर आज हमारा लेक्चर मैं थोड़ा सा एक्लेमेटाइज करने की कोशिश कर रहा था। नर्सरी प्रोडक्शन मेरा दूसरा लेक्चर होगा लंच के बाद, जब हम 2-2:15 बजे आएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपको नर्सरी का बेसिक चीज़ फ्रॉम A to Z, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा आ जाए। लेक्चर कैसा लगा पता नहीं आप लोगों को? कम से कम इतना तो ज़रूर है कि आई कांटेक्ट तो होने लग गया। दूसरी बात यह है कि आंखों से पता लग जाता है कि व्हाट यू आर लर्निंग, कैसे आप सीखना चाहते हो। जब तक हम आपके अंदर नहीं जाएंगे ना, आपके दिल में जब तक आपकी बातों को निकाल के नहीं बाहर लाएंगे, तब हमें भी पता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ जान लीजिए, जब आप यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। आप हिम्मत होएगी सर। आप एक चीज़ जब भी कुछ खरीदते हो ना, आप ये ध्यान रखना, कोई ना कोई तो उगाया होगा, बस इतना ही दिमाग में रखना। फिर आपको लगेगा कोई ना कोई तो उगाया होगा। हम तो पैसे दिए, बट कोई ना कोई तो उगाया होगा। इसकी क्वालिटी हम जब चूज करते हैं, कौन उगाया होगा तो वो किसान होगा। और वो किसान होगा तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने यहाँ भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मैंने ऐसे फार्मर तैयार किए, आपको ऊना में बताऊँ, जो आलू भी लगाता था, जैसे मैंने बोला 70 रुपये किलो। ऐसे फार्मर जिसको 20-20 कनाल में बैंगन खाली लगवाया मैंने, बोला 9 महीने की क्रॉप है, छोड़ दो सब कुछ, अकेला बैंगन लगा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बोले 20 से 25 हज़ार महीने का अगर आ जाता है तो मेरे को, मैं 20-25 नहीं 40-40 हज़ार रुपये उस बैंगन से कमाया। कोई मेहनत नहीं है। एक बार प्लांटिंग किया, 1000-1500 2-4 हज़ार रुपये का सीडलिंग लगा, और उसके बाद उसकी तुड़ाई है, बाकी उसमें स्प्रे और तुड़ाई, थोड़ी गुड़ाई हुए। मार्च का लगा हुआ क्रॉप नवंबर में ख़त्म होता है। मंडी में कभी भी 15 रुपये से कम का रेट नहीं होता है, और हर समय वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग में ही रहता है। तो यू हैव टू थिंक स्किल कि मेरे को करना क्या। ज़रूरी नहीं आप नर्सरी की तरफ जाओ, एग्रीकल्चर में बहुत कुछ है। एक ऊना में पेट्रोल पंप डीसी ऑफिस के पास एक बंदा जिसके पास 2.5 कनाल एरिया है। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, 2.5 कनाल एरिया है, वो बंदा कुछ नहीं करता, पूरे साल धनिया उगाता है।
सिर्फ धनिया। और आप देखोगे कि वो 24 घंटे आपको सिर्फ रात को 7 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक उस खेत में नहीं होता है। बाकी 24 आवर जब भी जाओगे अभी भी वही मिलेगा। वो उसको है कि मैं इतना से मुझे 1000 रुपये का धनिया डेली निकालना है और पूरे साल निकालता है वो। उसको ज़्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन इतना वो करता है कि इतना 1000 रुपये का धनिया बोला बस इतना। मैं कभी वही 4000 का हो जाता है, कभी 2000, लेकिन 1000 रुपये से कम का बोला मैं कभी मार्केटिंग नहीं करता, इतना मैं धनिया ग्रो करता हूँ। तो वो तो स्किल के ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं डेयरी फार्मिंग में, मधुमक्खी पालन में, मशरूम प्रोडक्शन में, फ्लोरिकल्चर में, कहीं भी जा रहे। गोट्री, अभी मैं बताऊं पंचरुखी से कौन बोला, पंचरुखी नहीं, जयसिंहपुर से भी कोई है नहीं, पंचरुखी से आगे फौजी है एक, आपके कुछ दिन अभी मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, गोट्री फार्म रख रखा है उसने, अजोला लगवाया वहाँ, 400-500 बकरियाँ हैं। अब देखिए अभी इसको, दिस इज़ अ वैल्यू एडिशन। अगर वो बकरी बेचेगा तो कितने का बिकेगा, 4000, 5000, 10000, मान ले 10000 रख लो आप, ठीक है। 10000 का बकरा बिका, उसने धर्मशाला में दुकान खोल रखी है, उन्होंने एक बंदा वहाँ बैठा दिया है। उसके बाद और 10000 से एक बकरा कटता है तो 10000 का जो बकरा यहाँ पर बिकता था वही 10000 का बकरा वहाँ 15000 का बिक रहा है। एक आदमी को रखा, उसको 10,000 रुपये की तनख्वाह देता है। दिस इज वैल्यू एडिशन। तो उस बंदे ने कहा कि मैं दोनों जगह मैं दुकान वाले को नहीं देता हूँ। पहले मैं दे देता था, बेच देता था यहाँ से, अब मेरे का डेली है कि हर दिन 5 बकरे निकलने चाहिए। मैं उसी तरह से अपना रेयरिंग करता हूँ। यहाँ पे पूरा कॉर्डन कर दिया, जंगल में कुछ नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, एक शेड बनाया है, बाकी जंगलों में बकरियों को छोड़ता है। एक आदमी चारागाह में जैसे बोलते हैं ले जाने वाला है। और गोट्री आजकल अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट गोट्री फार्म कर रहे हैं, बहुत बड़े ये भी है। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। तो एग्रीकल्चर में सर ऐसा ही है, जितना आप इसमें अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा आप फ्लरिश करेंगे। और दिस इज़ द ओनली, जब मरते दम तक आपको करने का दिल करेगा। ये ऐसा एक काम है एग्रीकल्चर का, कभी उगता नहीं है। इसमें बारिश भी हो जाए तब भी टूटता नहीं है आदमी, बजरी गिर जाए तब भी सोचता है कोई बात नहीं 15 दिन के बाद। दिस इज़ द ओनली जिसमें आप आज क्रॉप ख़त्म, कल लगा दो, परसों ख़त्म, आंधी तूफान से तरसों लगा दो। ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस में और में नहीं है, एग्रीकल्चर में ही है सिर्फ। हर समय यू आर रेडी फॉर कि आप कोई ऐसा मिसहैपनिंग हो जाता है तो आप अगले दिन आप खेत तैयार करके फिर से सोइंग कर दो। आप अभी पिछले साल के, इस साल तो नहीं, पिछले साल जब बारिश पड़ रही थी उन्ना में, लोगों ने एक बार पोटैटो सोइंग की, बारिश हो गया, अगले दिन सारा वॉश आउट हो गया, फिर दोबारा पोटैटो सोइंग की। 4 दिन के बाद जब फिर मौसम हो गया, क्योंकि उनको पैसा तो कमाना था, 70 रुपये आलू का कौन कहाँ से लाएगा, तो क्यों सेक्रीफाइस करेगा। तो ये चीज़ें हैं। दैट्स ऑल आज के लिए, ठीक है। लंच का क्या है आप लोग का प्रोग्राम? हाँ, करना पड़ेगा ना, अभी आप लोगों ने सोचा नहीं है। यहाँ पे कैंटीन भी है, एक कैंटीन 5 नंबर पे भी है, गेट के पास, वहाँ भी है, इधर भी है, एक इधर स्टेट बैंक है उसके पास भी कैंटीन, पता नहीं आजकल बंद तो नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर गेट के ऊपर भी है आसपास में। तो भोजन तो चाहिए, पढ़ा दिया तो, है ना, ठीक है। पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा, बट आई वॉन्ट टू बी कि यू हैव टू बी, मैं किताबी बातों से थोड़ा सा